नमस्कार। पश्चिम बंगाल का चुनाव और उस चुनाव के ठीक बीचों बीच एक हाई प्रोफाइल रेड। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। ये कहानी है एक एजेंसी की, एक पॉलिटिकल पार्टी की और एक ऐसे टकराव की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये था क्या? क्या ये सिर्फ एक रूटीन जांच थी, या फिर एक खुला राजनीतिक टकराव, या फिर चुनाव को बदलने की एक बहुत सोची समझी कोशिश? चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया, यानी चुनाव से ठीक पहले हुई एक रेड की। तो हुआ ये कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे थे और अचानक एक केंद्रीय एजेंसी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फर्म पर छापा मार देती है। अब ये एजेंसी थी प्रवर्तन निदेशालय, मतलब ईडी, और फर्म थी आईपैक, जो उस वक्त सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का पूरा इलेक्शन कैंपेन देख रही थी। तो आप समझ सकते हैं टाइमिंग बहुत क्रिटिकल थी। और देखिए, ईडी की ये कार्रवाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़े लेवल पर थी। निशाना सिर्फ एक ऑफिस नहीं था। कोलकाता और दिल्ली में आईपैक से जुड़े करीब करीब 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी चल रही थी। इसमें आईपैक के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनका घर भी शामिल था। और यहीं से ये आरोप लगने शुरू हुए कि असली मकसद तो कुछ और है। असली मकसद है टीएमसी का जो अंदरूनी चुनावी डेटा है और जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उस तक पहुंचना। तो अब सवाल ये उठता है कि ईडी ने ऑफिशियल तौर पर इस रेड का कारण क्या बताया। चलिए अब पैसों के इस कथित लेन देन की कहानी को समझते हैं। देखिए, ईडी ने जो भी एक्शन लिया वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत लिया था। अब ये जो कानून है पीएमएलए, ये बहुत ही पावरफुल है। ये एजेंसी को अवैध पैसों के लेन देन की जांच करने का पूरा अधिकार देता है। और अब बात करते हैं रकम की। ईडी का जो दावा है वो कोई छोटी मोटी रकम का है ही नहीं। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपए, जी हां, करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन हुआ और ये पैसा घूम फिरकर आईपैक तक पहुंचाया गया। तो सवाल यह है कि ये पैसा आया कहां से? ईडी की थ्योरी के मुताबिक इसकी जड़ें जुड़ी हैं पश्चिम बंगाल के एक बड़े कोयला तस्करी नेटवर्क से। आरोप यह है कि पहले वहां से पैसा आया, फिर उसे हवाला ऑपरेटर्स के जरिए, मतलब एक इनफॉर्मल सिस्टम के जरिए घुमाया गया और आखिर में ये पैसा आईपैक तक पहुंचा। अब तक तो ये एक एजेंसी और एक फर्म की कहानी लग रही थी, लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आया जब राज्य की मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंच गईं। देखिए, शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ईडी की टीमें अपना काम कर रही थीं, जांच कर रही थीं, लेकिन तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो भी राज्य पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ, सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं। और बस इसके बाद ही ईडी ने ये आरोप लगाया कि उनके आने से न सिर्फ जांच में रुकावट आई, बल्कि मौके से जरूरी सबूत भी हटा दिए गए। और इस एक घटना पर दोनों तरफ की कहानियां बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ ईडी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सीधे उनकी कानूनी जांच में दखल दिया और सबूत जैसे कि फाइलें, लैपटॉप, फोन, ये सब वहां से हटवा दिए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का तर्क था कि यह रेड ही गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है और इसका असली मकसद तो टीएमसी का जो सेंसिटिव चुनावी डेटा है उसे लूटना है। दो बिल्कुल अलग नैरेटिव। इसके बाद जो हुआ वो ये कि जो टकराव जमीन पर हो रहा था वो अब एक बहुत बड़े राजनीतिक युद्ध में तब्दील हो गया। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को सीधे केंद्र सरकार पर हमले का एक जरिया बना लिया। उनका वो बयान याद है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि वो अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। इस एक बयान ने इसे एक व्यक्तिगत और राजनीतिक लड़ाई का रूप दे दिया, जिसमें दिल्ली और बंगाल आमने सामने खड़े थे। और दूसरी तरफ थी बीजेपी। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर पेश किया। उनका नैरेटिव सीधा और सिंपल था कि टीएमसी के इलेक्शन कैंपेन में कोयला तस्करी का काला पैसा लग रहा है और ईडी तो बस अपनी ड्यूटी कर रही है। और ये लड़ाई सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुकी, ये सीधा अदालतों के चक्कर काटने लगी। ईडी पहुंच गई कलकत्ता हाईकोर्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच में बाधा डालने का आरोप लेकर। तो आईपैक भी हाईकोर्ट पहुंच गई। उन्होंने तो तलाशी की कानूनी वैधता पर ही सवाल उठा दिया। और कमाल तो तब हो गया जब राज्य की पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी, आपराधिक धमकी और अवैध घुसपैठ की। मतलब पूरा कानूनी घमासान शुरू हो गया। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर ये एक रेड आने वाले चुनाव के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों बन गई? यहां जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि आईपैक वो सिर्फ एक सलाहकार फर्म नहीं है,
वो टीएमसी की पूरी चुनावी मशीनरी का, कह सकते हैं, दिमाग है, उसका नर्व सेंटर है। जरा सोचिए ये फर्म क्या क्या करती है टीएमसी के लिए। डेटा के आधार पर पूरे कैंपेन की प्लानिंग करना, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को तैयार करना, आईटी और मीडिया की पूरी स्ट्रैटेजी बनाना, और यहां तक कि वोटर लिस्ट को मैनेज करना। मतलब आईपैक के काम में जरा सी भी रुकावट का सीधा सीधा मतलब था टीएमसी के पूरे अभियान का पटरी से उतर जाना। तो इस एक रेड ने क्या किया, इसने चुनाव के लिए दो बिल्कुल अलग और बहुत पावरफुल नैरेटिव्स खड़े कर दिए। एक तरफ है टीएमसी का नैरेटिव कि ये एजेंसी का दुरुपयोग है, दूसरी तरफ है बीजेपी का नैरेटिव कि ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई है। और इन दोनों के बीच डेटा और डिजिटल स्ट्रैटेजी, ये अपने आप में एक नया चुनावी मुद्दा बनकर उभर। और हाँ, इस घटना ने दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी छवि बनाने का एक बड़ा मौका भी दे दिया। ममता बनर्जी खुद को एक जुझारू नेता, बंगाल की रक्षक के तौर पर पेश कर रही थी, जो केंद्र के हमलों का डटकर सामना कर रही थी। वहीं बीजेपी इस घटना का इस्तेमाल टीएमसी के कैंपेन फंडिंग पर सवाल उठाने के लिए कर रही थी और खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली इकलौती पार्टी के रूप में दिखा रही थी। तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? वो ये कि आईपैक, जो अब तक पर्दे के पीछे से काम करने वाली एक कैंपेन फर्म थी, वो अचानक से बंगाल की राजनीति में एक फ्रंट पेज पॉलिटिकल एक्टर बन गई। और चुनाव में डेटा, डिजिटल रणनीति और एजेंसियों का रोल, ये सब मेन मुद्दे बन गए। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये क्या था? अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जायज कार्रवाई, या फिर चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया गया एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार? इसका जवाब शायद बंगाल के चुनावी नतीजों में ही छिपा